पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के जस्ट बाद अब आप समझेंगे एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामेलस बिहेवियर का मतलब नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कि अलग हटकर ये गुण कैसे रखता है और क्या क्या रखता है। तो अलग हटकर गुण रखने का प्रॉपर्टी रखने का इसका रीजन क्या क्या है, क्या क्या ये अलग हटकर प्रॉपर्टी रखता है नाइट्रोजन और सभी एलिमेंट से। इसका मेन रीजन क्या है? तो पहला रीजन है कि ये जो नाइट्रोजन है साइज में बहुत ही स्मॉल है, यानी इसका साइज सबसे स्मॉल होता है। दूसरा रीजन है कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे हाई होता है। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल के कारण ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। नेक्स्ट है कि इसकी इलेक्ट्रोनिटी अपने सारे एलिमेंट में, आप क्या पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का एनामेलस बिहेवियर मतलब अलग हटकर जो प्रॉपर्टी है इन सभी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट से उसके बारे में। पहला इसका साइज स्मॉल होता है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई होती है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, इसके बाद ये पी-पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो पिछले लेक्चर में आप पढ़े कि ये पी-पाई बॉन्ड बनाता है और सभी नहीं बनाते हैं। इसका कारण भी यही है कि इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो ये है कि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल रखता नहीं है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है और नहीं होने के चलते नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोजन doesn't form NCl5 but phosphorus form PCl5. Why? PCl5 फास्फोरस बनाता है लेकिन नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। तो इसका जवाब आप समझ सकते हैं और इसी क्रम में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो NCl5 का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, 1s2 2s2 2p3। तो अगर हम आपसे पूछे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। चलते हैं चेक करने फास्फोरस का। तो फास्फोरस का चेक किया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। ये देखिए इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है और इसमें 2d नहीं है, लेकिन इसके साथ वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से क्या होता है, ये थोड़ा देखा जाए तो यहाँ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर आपसे हम पूछे तो 3, और इसमें भी 3। लेकिन इसमें अगर एनर्जी देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें एनर्जी देने पर ये तुरंत वैकेंट डी ऑर्बिटल में उठकर चला जाएगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाने से 5 ऐसे ऑर्बिटल्स इसको मिलेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होंगे और 5 ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होंगे। तो अगर 5Cl से ओवरलैपिंग करना होगा, शेयरिंग करना होगा तो इजी वे में कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होता है और सेकेंड ऑर्बिट में 2d नहीं होता है, लेकिन इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो एनर्जी देने पर 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है। इस तरह में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होता है जो बॉन्ड के शेयरिंग में बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले सकता है। इसलिए फास्फोरस PCl5 का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर जवाब शॉर्टकट में क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन doesn't form NCl5 और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन फॉर्म PCl5। तो ये वैकेंट क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो देखिए थर्ड ऑर्बिट है, इसका सेकेंड ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट में 2d नहीं होता है, और जबकि इसके थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है, 3d होता है। तो ये इतना इसका अलग हटकर प्रॉपर्टी है। अब द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन के अलग गुण का मेन पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला, इस 5 एलिमेंट में नाइट्रोजन एक अकेला गैस के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन डायटोमिक के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सब टेट्राटोमिक। तो आप पिछले लेक्चर में समझे हैं कि ये पी-पाई बॉन्ड बनाने के कारण ये डायटोमिक फॉर्म में और ये सब
नाइट्रोजन एक अकेला है एलिमेंट जो 5 ऑक्साइड बनाता है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ये 5 ऑक्साइड बनाने का कारण क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपने फैमिली के सबसे स्मॉल साइज के एलिमेंट है और दोनों पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। यही कारण है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर 5 ऑक्साइड बनाने में सफल होते हैं, जबकि अन्य एलिमेंट 5 ऑक्साइड नहीं बना सकते हैं। कारण है उनका साइज बड़ा है, कारण है कि वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का शर्त आप सभी स्टूडेंट 11th में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन के बीच बनता है। तो अगर इन सभी के हाइड्राइड में बात करें, हाइड्राइड NH3 PH3 SH3 होता है, तो इसमें NH3 एक ऐसा कैपेसिटी रखता है कि NH3 दो NH3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसमें H यहाँ पर N से जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होता है, यानी अधिक हो जाता है, क्योंकि यूनिट मतलब मॉलिक्यूल जो होते हैं यूनाइट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है नाइट्रोजन में, जबकि अन्य एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, और मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। इसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं। क्यों? क्योंकि NCl3 नाइट्रोजन डजंट कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। PCl3 और PCl5 दोनों संभव है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल इन आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो 2-3 तरह से इसका सवाल आता है, आप अच्छे से इसको टेकअप करेंगे। पहला इस तरह से कि नाइट्रोजन डजंट फॉर्म NCl5 बट फास्फोरस फॉर्म PCl5 कॉइल। तो देख इसका जवाब देंगे, in NCl5 central atom is nitrogen and nitrogen doesn't contain vacant d orbital, therefore it doesn't form NCl5. But in PCl5 central atom is phosphorus and it also contains vacant d orbital, therefore it forms PCl5। ठीक है, तो ये था आपका अलग हटकर प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस नाइट्रोजन फैमिली का, और वो है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को इन सभी एलिमेंट का हाइड्राइड बनाना होगा। हाइड्राइड कैसे बनता है थोड़ा समझ लीजिए। जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन करने चल दिया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट, फार्मूला तैयार हुआ NH3। तो जैसे ये NH3 बना रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि इन सभी का वैलेंसी 3 है। तो अगर ये दोनों मिलकर NH3 बना रहा है, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, PH3, और ये मिलकर क्या बनाएगा, ASH3। तो सब लगातार जो हाइड्राइड होगा उसका फार्मूला होगा NH3 PH3 SH3 SBH3 BIH3। यानी हाइड्राइड्स का मतलब है हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड। तो ये सभी हाइड्राइड्स है नाइट्रोजन फैमिली के। इसके हम लोग अब स्ट्रक्चर का अध्ययन करने जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देखिए नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड्स का ये शेप होता है, जो हम जिस मॉडल में पकड़ रहे हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का जहां हम पकड़े हैं, ये नाइट्रोजन है विथ लॉन पेयर। नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया है और 2 नहीं लिया है। तो 2 नहीं लिया है वो यहाँ है, और ये आप NH3 का मॉडल समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर N लिखकर समझिए, तो ये NH3 हो गया। अगर आप P लिखकर समझेंगे तो PH3, अगर AS लिखकर समझेंगे ASH3। यानी यहाँ का जो M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नाइट्रोजन फास्फोरस AS, मतलब पूरे नाइट्रोजन फैमिली। तो अब बात आता है कि ये हाइड्राइड्स का शेप कैसा होगा। तो इसका शेप का नाम है ट्राइगोनल पिरामिड। इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिड। और अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके बीच, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम आप सभी स्टूडेंट को ट्रिक बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 6 टाइप का होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो ट्रिक हम क्या बताए हैं, जिसके सेंट्रल एटम के अराउंड जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें आपके सामने PCl5 का, कि PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप जल्दी से बताइए। तो PCl5 में कितना सिग्मा बॉन्ड आया है, 5।
5 सिग्मा 5 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन, 5 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। 5 ऑर्बिटल कैसे काउंट हो रहा है, एक s 3p और एक d। अगर हम पूछ दे कि CH4 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा तो 4 सिग्मा 4 सिग्मा 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp3, ठीक है। अगर हम पूछ दे कि IF7 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा तो 7 सिग्मा 7 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp3d3। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि sp3d3 होगा। हाँ, जिस एलिमेंट के सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर होगा, जैसे कि NH3 के सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर है, तो वहां एक लॉन पेयर को एक सिग्मा काउंट करना है, एक लॉन पेयर को एक सिग्मा। तो आप गिनेंगे सिग्मा 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 4 सिग्मा, मतलब 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन। 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, यही कारण है कि NH3 PH3 SH3 सब में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3। और अब थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले ये है NH3 का मॉडल। अब NH3 का मॉडल भी देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट इतना तो जान चुके हैं कि N का साइज सबसे छोटा होगा, P का उससे बड़ा, S का उससे बड़ा। तो N और H के बीच जो बॉन्ड देख रहे हैं ये H है, ये N है। तो ये N है और ये H है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि N और H का बीच का जो डिस्टेंस का स्टडी करेंगे तो N और H में जो डिस्टेंस आएगा उससे अधिक P और H में आएगा, कारण साइज बढ़ गया। S और H में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, उससे भी अधिक होगा। sp और H का बॉन्ड लेंथ उससे अधिक होगा। ये क्या दिखा रहे हैं हम आप लोग को, जो ये बॉन्ड बना है N और H के बीच, P और H के बीच, ये बॉन्ड लेंथ दिखा रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस ये दिखा रहे हैं। तो ये N है, N तो सेम साइज का है लेकिन बदल रहा है, अब यहीं पर का एटम सेंटर एटम, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसमें मिलेगा, बिस्मा। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होता है उसके बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान होता है, वो उतना जल्दी टूट जाता है। और जिसका बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट किए रहता है। तो आप थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब आप बॉन्ड तोड़कर जो एनर्जी लगेगा उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा NH3 और सबसे कम एनर्जी इजी वे में जल्दी से बॉन्ड टूटेगा BiH3 में। तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक है और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी उससे अधिक, इसका उससे अधिक, इसका उससे अधिक, सबसे अधिक NH3। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH3 की थर्मल स्टेबिलिटी मतलब सबसे अधिक होती है क्यों, why NH3 have highest value of thermal stability। तो बताएंगे ड्यू टू, ये बताएंगे कि NH3 central atom is nitrogen and the size of nitrogen is very small and the bond length is very short, so it contains high value of bond dissociation energy, so the thermal stability of NH3 is higher than other hydrides of nitrogen family। तो ये था आपका थर्मल स्टेबिलिटी। इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि BiH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों होती है, why the thermal stability of BiH3 is more less in comparison to other hydrides of nitrogen family। तो यहाँ हम जवाब देंगे कि और सभी हाइड्राइड से इन हाइड्राइड इस हाइड्राइड में बॉन्ड लेंथ जो होगा सबसे बड़ा होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम आएगा, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए which of the following hydrides have highest value of thermal stability, ऑप्शन ये रहेगा यहाँ कि NH3 PH3 SbH3 और यहाँ SbH3 है, यहाँ PH3 है, यहाँ SH3 है और यहाँ BiH3 है। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे अधिक कही जाएगी, PH3। जो इतना ऑप्शन है उसके मुताबिक PH3 का सबसे अधिक हो। ये नहीं कि आप उसमें खोजने लगेंगे कि NH3 नहीं, ये आपको देखना है कि इस चारों में सबसे अधिक किसका होगा। लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक ये है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड्स का डिटरमाइन करने के लिए हम एक ट्रिक दे दिए और वो ट्रिक क्या है कि जो जल्दी से H+ रिलीज करेगा
H प्लस रिलीज कैपेसिटी जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। तो H प्लस रिलीज करने की क्षमता सबसे अधिक उसी की होगी जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जिसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा वो जल्दी H प्लस रिलीज कौन टूटेगा? BiS3। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगा। इसलिए BiS3 का रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक और NH3 का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जल्दी H प्लस रिलीज नहीं करेगा, इसलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम। एग्जाम में आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को चेक करेंगे, जिसका सेंट्रल एटम सबसे छोटा साइज का होगा, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे मतलब छोटा होगा और वो जल्दी H प्लस रिलीज नहीं करेगा, तो उसका जो होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होगा। उससे अधिक जिसका उससे अधिक बॉन्ड लेंथ होगा, सबसे अधिक जिसका बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा।